So welcome students. In the last video lecture we studied the first law of inheritance given by Karl Correns based on Mendelian postulate of monohybrid ratio. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे किया था हमने कार्ल कॉरेंस ने, और वो बेस था मेंडेलियन पोस्टुलेट जो मेंडेल ने ऑब्टेन किए थे मोनोहाइब्रिड रेशियो परफॉर्म करने के बाद। अब इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय कार्ल कॉरेंस बेस्ड ऑन द सेम टाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड रेशियो, and this law students now it is called as second law of inheritance, law of segregation. क्या कहा है इसे? सेकेंड लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. So this particular law of segregation is also known as law of purity of gametes. क्या कहा जाता है इसे? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. और ये जो पर्टिकुलर लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज बेस्ड ऑन F2 जनरेशन. जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बेस्ड था F1 जनरेशन पर, दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस गिवन बाय मेंडेल इन F2 जनरेशन. और इस F2 जनरेशन में भी जो भी प्लांट मिलते हैं, हमने देखा था लास्ट टाइम जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, दैट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स वेयर ऑब्टेन. जो भी फिनोटाइप है हमारे, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ, इन सबको कंबाइन करने के बाद जो भी मेंडेल के ऑब्जर्वेशंस है उस पर ये बेस्ड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नाउ सबसे पहले हम देखेंगे इस लॉ का स्टेटमेंट. सो दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इट स्टेट्स दैट व्हेन टू homozygous individuals are crossed, that is by cross pollination, जब दो होमोजाइगल इंडिविजुअल को क्रॉस किया जाता है, एट दैट टाइम द पेयर ऑफ अलील, जो भी अलीलोमॉर्फिक पेयर है, द पेयर ऑफ अलील्स फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्ट किया है उस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए, द पेयर ऑफ अलील प्रेजेंट फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन F1 हाइब्रिड, कहाँ प्रेजेंट रहने वाले? F1 हाइब्रिड में. ठीक है, आर प्रेजेंट विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर, कैसे प्रेजेंट रहते हैं? विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर एंड सेपरेट. और क्या हो गए? सेपरेट हो गए एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. कब सेपरेट होंगे ये? जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आएगा. जब गैमेट्स तैयार हो गए उस वक्त अलीलोमॉर्फिक पेयर में प्रेजेंट रहने वाले अलील्स इस F1 हाइब्रिड के एक दूसरे से सेपरेट हो गए. तो सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का फिर से एक बार देखते हैं. व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, दो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स एक ही कैरेक्टर के लिए या एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट
द कैरेक्टर शुड बी ओनली वन। एक साथ अगर एक से ज़्यादा भी कैरेक्टर की स्टडी की जाए, उनका इनहेरिटेंस स्टडी किया जाए, उस वक्त भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, सो व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल विच डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, जैसे कि हमने देखा है होमोजाइगस इंडिविजुअल जो भी क्रॉस के लिए लिए जाते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। फॉर अ सिंगल कैरेक्टर मीन्स देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ ट्रेट, दो अलग अलग ट्रेट है, ठीक है, आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर, तब क्या होगा? वी नो दैट इन F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड में दोनों पेरेंट अपना एक एक अलील कंट्रीब्यूट करेंगे और F1 हाइब्रिड बनेगा, F1 हेटेरोजाइगस बनेगा, वहाँ दो अलग अलग टाइप के अलील्स प्रेजेंट रहेंगे। अब ये जो भी दो अलग अलग अलील्स आए हैं F1 हाइब्रिड के पास फ्रॉम टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट, दोनों भी होमोजाइगस है, इन दोनों पेरेंट ने अपना एक एक अलील यहाँ F1 हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट किया है। सो बोथ ऑफ दिस अलील विच फॉर्म्स एन अलीलोमॉर्फिक पेयर, जो एक अलीलोमॉर्फिक पेयर तैयार करेंगे F1 हाइब्रिड में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, वो दोनों अलील कैसे रहेंगे? विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर। वो अलील उस F1 हाइब्रिड में प्रेजेंट है, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट है? विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर प्रेजेंट है एंड गेट सेपरेटेड, और एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां पर ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये कंप्लीटली F2 जनरेशन पे बेस्ड नहीं है, ओके, इट इज बेस्ड ऑन F2 जनरेशन एंड ऑल्सो इन F1 जनरेशन। ये स्टेटमेंट इन दोनों पर बेस्ड है, दोनों जनरेशन। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, ओके, इज बेस्ड इन F1 जनरेशन। कौन सा पार्ट बेस्ड है? द पेयर ऑफ अलील फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट इन F1 हाइब्रिड किस तरह से प्रेजेंट है? विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर। यानी यहां किस टाइप का जनरेशन की बात की जा रही है? F1 जनरेशन की बात की जा रही है, F1 हाइब्रिड की बात की जा रही है। एंड सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अब ये जो गैमेट फॉर्मेशन होगा इस F1 हाइब्रिड में, ये किसके लिए होगा? द गैमेट फॉर्मेशन ऑफ F1 हाइब्रिड टेक्स प्लेस टू रेज F2 जनरेशन। कब होगा गैमेट फॉर्मेशन? जब F2 जनरेशन आने वाला है या F2 जनरेशन तैयार होने वाला है, उसी वक्त गैमेट फॉर्म हो गए। ठीक है, तो यहां पर दो अलग अलग जनरेशन में जो ऑब्जर्वेशंस है उन्हें कंबाइन करके ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बना है, जहां इस स्टेटमेंट का पहला पार्ट पूरी तरह से बेस्ड है F1 जनरेशन पे और द सेकंड पार्ट इट इज बेस्ड ऑन F2 जनरेशन। जो भी प्लांट F2 जनरेशन में मिले हैं मेंडेल को, जो भी ऑब्जर्वेशन मेंडेल ने डिराइव किए हैं उस पर बेसिस पे। ठीक है, अब हमें ये दोनों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, दोनों को कंपाइल करके स्टडी करना है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसी तरह से अब यहाँ हमें स्टडी करना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, when two homozygous individuals are crossed with each other, now here we know that in F1 generation we obtain a heterozygous individual। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या मिलता है? हमें एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल मिलता है, जहां पर ये दोनों अलील जो है, both of these alleles were contributed from respected parent, like this dominant allele contributed by male parent, this recessive allele contributed by female parent। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देखा था यहाँ पे एक इंटरेक्शन प्रेजेंट है, डोमिनेंट रेसेसिव इंटरेक्शन,
जहां एक अलील दूसरे अलील का एक्सप्रेशन कंप्लीटली सप्रेस करता है और खुद को एक्सप्रेस करता है. सो हियर दिस कैपिटल T इज डोमिनेंट as we seen in the law of dominance. This small t is recessive. ठीक है, और ये दोनों भी कहाँ प्रेजेंट है? बोथ ऑफ दिस अलील्स आर प्रेजेंट इन F1 जनरेशन, obtained or inherited by their parents. जो भी पेरेंट है इन F1 जनरेशन के, उनसे इनहेरिट किए हैं और F1 जनरेशन में प्रेजेंट है. और F1 जनरेशन में जहां ये प्रेजेंट है, अब इसके आगे थोड़ा ध्यान दीजिए. ठीक है, फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, कहां से डिराइव किया गया है. जब तक ये दोनों अलील F1 जनरेशन में प्रेजेंट है, F1 जनरेशन के प्लांट में प्रेजेंट है, दे हैव अ स्पेसिफिक इंटरैक्शन अमंग देम, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, वेयर वन अलील इज गेट एक्सप्रेस्ड, जहां एक अलील एक्सप्रेस हो रहा है, व्हाइल सेकेंड अलील इज रिमेन सप्रेस्ड. दूसरा अलील कैसा है यहां पर? सप्रेस्ड है. और ये इंटरैक्शन डोमिनेंट और रिसेसिव इंटरैक्शन हमने इसे कहा था. ठीक है, लेकिन दिस इंटरैक्शन जिन दो अलील के बीच में हो रहा है, यहां पर ये अलील एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं. दे कंट्रोल द सेम कैरेक्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द सेम कैरेक्टर. जैसे कि हमने देखा है, मेंडेल का अजम्पशन है कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए और उसे इनहेरिट करने के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. और हर कैरेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ फैक्टर होता है, अलीलोमॉर्फिक पेयर जिसे हमने कहा है. वैसी ही एक अलीलोमॉर्फिक पेयर हमें यहाँ दिखाई दे रही है. लेकिन यहाँ पर जो भी अलीलोमॉर्फिक पेयर में प्रेजेंट रहने वाले अलील है, दोनों अलील, डोमिनेंट अलील उसी के साथ रेसेसिव अलील, ये दोनों अलील एक इंटरैक्शन शेयर करते हैं. इन दोनों में एक इंटरैक्शन प्रेजेंट है, डोमिनेंट रेसेसिव इंटरैक्शन. लेकिन इस इंटरैक्शन के बावजूद यहां पर कोई भी अलील एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है. क्या समझ में आ रहा है? नो अलील शो देयर इफेक्ट ऑन वन अनादर. ठीक है, भले ही यहां ये कैपिटल T डोमिनेंट है, इस स्मॉल t को सप्रेस कर रहा है, बट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू दिस अलील. सो हियर वी हैव इंटरैक्शन. इंटरैक्शन तो है, बट बाय मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ ईच अलील. यहां हर अलील की इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है. जो भी उसका सेल्फ कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मेंटेन किया जा रहा है. उस कैरेक्टर को किसी भी तरह से अल्टर नहीं होता है. सो वी हियर वी हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरैक्शन. क्योंकि जब तक इंटरैक्ट नहीं होंगे, कैरेक्टर तो एक्सप्रेस होगा ही नहीं. दोनों के दोनों अलील एक साथ दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर सकते. किसी एक का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, और किसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा ये डिसाइड करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होना ही है. डिसाइड करना पड़ेगा कौन डोमिनेंट है और कौन रेसेसिव है. यानी यहां पर एक इंटरैक्शन प्रेजेंट है. लेकिन इस इंटरैक्शन जो भी हो रहा है, इंटरैक्शन विदाउट अल्टरेशन. ठीक है, इसका मतलब क्या है? डोमिनेंट अलील रेसेसिव अलील को सप्रेस तो करेगा. जैसे कि हमने देखा है, डोमिनेंट अलील के दो फंक्शन होते हैं. पहला फंक्शन है डोमिनेंट अलील का खुद का कैरेक्टर एक्सप्रेस करना, और दूसरा फंक्शन रेसेसिव अलील का कैरेक्टर सप्रेस करना. लेकिन ये करते वक्त, खुद का कैरेक्टर एक्सप्रेस करते वक्त या रेसेसिव अलील को
सप्रेस करते वक्त ये डोमिनेंट अलील दैट इज दिस कैपिटल T डू नॉट कैरी आउट एनी अल्टरेशन इन रेसेसिव अलील। ये रेसेसिव अलील जैसे पेरेंट से आया था, ठीक है, फ्रॉम दिस पेरेंट, जैसे ही इन पेरेंट से जिस भी फॉर्म में यहां आया था उसी फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट है और इसी फॉर्म में F1 से F2 जनरेशन में जाएगा, जनरेशन टू जनरेशन, चाहे यहां डोमिनेंट अलील हो या और कोई भी अलील हो, अलील एक दूसरे का इफेक्ट अल्टर नहीं करते। सो वी हैव द इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू अलील विदाउट अल्टरेशन, ठीक है। यहां ना तो रेसेसिव अलील डोमिनेंट अलील पे कोई इंटरैक्शन कॉज करेगा, ना ही डोमिनेंट अलील रेसेसिव अलील पे कोई इंटरैक्शन कॉज करेगा। ओके, सो हियर जो भी इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स ऑफ अलील, अलील का इफेक्ट कहां पर होगा? द इफेक्ट्स ऑफ अलील इज सीन ऑन द फिनोटाइप, that is the phenotypic expression, ठीक है। but these effects are seen without affecting each other, यानी डोमिनेंट अलील भी है, रेसेसिव अलील भी है, दोनों का इफेक्ट जो भी है, कलेक्टिव इफेक्ट जो भी है, वो क्या आएगा? किसी भी एक अलील का एक्सप्रेशन, दूसरे अलील का सप्रेशन। अब कौन सा अलील एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा अलील सप्रेस हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? बाय मीन्स ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जिसका एक्सप्रेशन हो रहा है जिस अलील का, उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, जिसका नहीं हो रहा है उसे हम कहेंगे रेसेसिव। लेकिन ये एक्सप्रेशन कैसा है, किस तरीके से होता है? अलील एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। ये एक दूसरे के कैरेक्टर में भी अल्टरेशन नहीं करेंगे। ये रेसेसिव अलील डोमिनेंट अलील का कैरेक्टर कम नहीं करेगा, उसका डोमिनेंस थोड़ा सा डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। डोमिनेंट अलील रेसेसिव अलील को थोड़ा सा भी एक्सप्रेस होने का चांस नहीं देगा। कुछ समझ में आ रहा है? रेसेसिव अलील डू नॉट मिनिमाइज द डोमिनेंट नेचर ऑफ डोमिनेंट अलील, जो भी उसका एक्सप्रेसिव नेचर है उसको कम नहीं करेगा, या डोमिनेंट अलील रेसेसिव अलील का एक्सप्रेशन बढ़ाएगा नहीं। दैट इज एक दूसरे का जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में, उस कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन में अल्टरेशन नहीं होगा। उसी के साथ ये दोनों अलील एक दूसरे को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेंगे जब वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। दे एक्सप्रेस विदाउट एनी अल्टरेशन, विदाउट एनी टाइप ऑफ अफेक्ट। अब ये कहां से कंक्लूड किया गया है ये सब, ठीक है। दिस पर्टिकुलर postulates are made based on F2 generation। कहां से बनाए हैं postulate? F2 जनरेशन से बनाए गए हैं postulate। अब F2 जनरेशन में देखिए हमें जो अलग अलग प्लांट मिले थे, कौन से प्लांट मिले थे हमें? 25% कैपिटल T होमोजाइगस टॉल, 25% कैपिटल T स्मॉल t हेटेरोजाइगस टॉल, and last 50% capital T small t and 25% small t homozygous dwarf। ये जो भी हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स देखे एक्सप्लेनेशन में, all these points are derived from this particular type of progeny, reappearance of homozygous dwarf। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन F2 जनरेशन पर भी बेस्ड है, लेकिन कंप्लीट F2 जनरेशन नहीं।
ये जो 25% प्रोजेनी 1/4 या 25% प्रोजेनी हमें F2 जनरेशन में मिलती है, रीअपियरेंस ऑफ डॉर्फनेस, जो F1 जनरेशन ने लॉस्ट हुआ कैरेक्टर है। F1 जनरेशन में डॉर्फनेस एक्सप्रेस नहीं होता, वही कैरेक्टर जो इनिशियल पेरेंट में हमने देखा है, ये सेम कैरेक्टर आकर कहाँ एक्सप्रेस होता है, इन F2 जनरेशन। ठीक है बच्चों, कहाँ आकर एक्सप्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें ये कैरेक्टर F2 जनरेशन में। और ये जो 25% है, इस पे ये 3 पॉइंट कैलकुलेट किए हैं और इसी पे ये लॉ बेस्ड है। ठीक है, अब देखेंगे हमें क्या होता है, ये प्लांट अपीयर कैसे होगा, कंडीशंस क्या लगेंगे हमें होमोजाइगस डॉर्फ ये प्लांट या ये फिनोटाइप दिखाई देने के लिए। अगर डॉर्फ है तो डेफिनेटली होमोजाइगस है, क्योंकि वो कैरेक्टर रेसेसिव है और रेसेसिव कैरेक्टर अपीयर होने के लिए दोनों अलील कैसे लगेंगे, रेसेसिव। दैट विल बी द होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन। और ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन बनेगी कब बनेगी, क्योंकि F2 जनरेशन के लिए हमें 2 पेरेंट्स लिए थे, बोथ वेयर F1 प्लांट, F1 को ही हमने सेल्फ किया था कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस्ड विथ कैपिटल T स्मॉल t। ये बाकी के प्लांट्स का हमें कुछ काम नहीं है यहाँ पर, इन पे ये लॉ बेस नहीं है, ये बेस कहाँ पर है, ये कंडीशन। सो यहाँ पर 25% ऑफ प्रोजेनी वॉज होमोजाइगस डॉर्फ। अब ये कंडीशन बनेगी कब, दोनों अलील जो रेसेसिव है ये कब आएंगे, जब ये दोनों जो पेरेंट हमने सिलेक्ट किए हैं, दीज पेरेंट इनहेरिट रेसेसिव अलील। ये दोनों पेरेंट रेसेसिव अलील जो है इनमें प्रेजेंट रहने वाले, ये रेसेसिव अलील F2 जनरेशन में इनहेरिट करेंगे। ठीक है, अब ये इनहेरिटेंस कब होगा, सबसे पहले ये समझिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाउ द इनहेरिटेंस ऑफ रेसेसिव अलील टेक्स प्लेस फ्रॉम F1 टू F2। F1 से F2 में रेसेसिव अलील का इनहेरिटेंस कैसे होगा। In each gamete, because gametes are the only connecting link between different generations, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है और यहाँ पर कोई भी 2 जनरेशन में जो लिंक है, ये लिंक होती है ओनली गैमेट्स। और जैसे कि हमने पहले ही देखा है, गैमेट विल कैरी ओनली 1 अलील फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। भले ही यहाँ F1 में 2 अलील है, लेकिन इस F1 प्लांट में जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ओनली 1 अलील फ्रॉम दिस अलीलोमॉर्फिक पेयर। ये जो भी अलीलोमॉर्फिक पेयर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इस अलीलोमॉर्फिक पेयर में से सिर्फ एक ही अलील उस गैमेट में एंटर हो सकेगा। तो यहाँ पर ये दोनों पेरेंट में 2 टाइप के गैमेट्स तैयार होंगे, 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, 50% ऑफ गैमेट विल कंटेन डोमिनेंट एंड 50% ऑफ गैमेट विल कंटेन रेसेसिव। उसी तरह से इस पेरेंट में भी 50% कंटेन डोमिनेंट, 50% कंटेन रेसेसिव। ओके, अब ये तभी पॉसिबल है, यहां हमें ये दिखाई तो दे रहा है ये प्लांट फिनोटिपिकली डॉर्फ है, और अगर ये प्लांट फिनोटिपिकली डॉर्फ है, इसका मतलब इस प्लांट के जीनोटाइप में प्रेजेंट रहने वाले दोनों भी अलील कैसे होने चाहिए, रेसेसिव होने चाहिए। ठीक है, जब तक दोनों अलील रेसेसिव नहीं होंगे, वहां पर डॉर्फनेस अपीयर हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर हमने दिखा है डॉर्फनेस ये कैरेक्टर रीअपीयर हो रहा है। इसका मतलब इस प्लांट में जो पेरेंट है, इन 2 पेरेंट से रेसेसिव अलील ही इनहेरिट हो रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, याद कीजिए वो सेंटेंस,
द अलील्स गेट सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। कब होगा? एक स्टेटमेंट क्या कहता है हमें? द गैमेट विल कंटेन ओनली वन अलील। एक गैमेट में एक कैरेक्टर के लिए कोई भी एक ही अलील प्रेजेंट हो सकता है। एक गैमेट में कभी भी दोनों अलील एंटर नहीं होंगे। हमें कभी भी इस टाइप का गैमेट फॉर्मेशन दिखाई नहीं देगा जहां डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अलील एक साथ उस गैमेट में एंटर हुए हैं। यह कभी नहीं होगा। ठीक है। So this condition is only possible when the gametes containing recessive allele fuses with each other from both the parent. ऐसे गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होने चाहिए जिन गैमेट में दोनों पेरेंट्स के, मेल पेरेंट एज वेल एज फीमेल पेरेंट, उन दोनों भी टाइप के गैमेट्स में सिर्फ स्मॉल टी यानी रेसेसिव अलील ही प्रेजेंट है, वहां डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं। और ये पॉसिबल कब होगा? जब ये दोनों अलील एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ओनली। कब सेपरेट होते हैं एक दूसरे के साथ? सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के वक्त ही सेपरेट हो गए। जहां गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वैसे तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। वी नो दैट मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल एंड माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सो एंटायर प्लांट बॉडी में हमने देखा था लास्ट टाइम, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दो ही पार्ट ऐसे जहाँ मियोसिस ऑकर होगा, बाकी एंटायर प्लांट बॉडी में माइटोसिस होगा। माइटोसिस में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। लेकिन जहाँ पर मियोसिस हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, एक पेरेंट में पोलन ग्रेन तैयार हो गए, दूसरे पेरेंट में तैयार होगा एग सेल। ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के अंदर, बस वही सेल्स में, उन्हीं सेल्स में ये दो अलील एक दूसरे से सेपरेट हो गए और सेपरेट गैमेट्स के अंदर एंटर करेंगे। और ऐसे दो गैमेट्स जब एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, इट इज रिजल्ट बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट कंटेनिंग द रेसेसिव अलील ओनली। अगर ये दो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं तो ये कंडीशन F2 जनरेशन में मिलना पॉसिबल नहीं है। The entire law of segregation is proved from this particular phenotype, reappearance of dwarfness. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहां पर जो भी गैमेट है, उस गैमेट में जो अलील प्रेजेंट है, वो अलील एकदम प्योर फॉर्म में है। क्यों प्योर फॉर्म में है? तो इन तीन वजह से। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि जब तक प्रेजेंट है एक पेयर के अंदर, अलील एक दूसरे को किसी भी टाइप का अफेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को अल्टर नहीं करेंगे। इसका मतलब हर अलील अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए वहां प्रेजेंट है। जैसा पेरेंट से आया है उसी फॉर्म में प्रेजेंट है और उसी फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होता है। ठीक है, सो ईच गैमेट कंटेनिंग अलील विथ फुल प्यूरिटी। यहां डोमिनेंट अलील है, वो पूरी तरह से डोमिनेंट है, जिसके डोमिनेंस ये कैरेक्टर पर रेसेसिव ने कोई भी अफेक्ट नहीं किया है। अगर यहाँ रेसेसिव अलील प्रेजेंट है गैमेट के अंदर, तो वो भी टोटली प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, जहां उसका रेसेसिव कैरेक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंस कम नहीं हुआ है। हाँ, बस उसका एक्सप्रेशन सप्रेस्ड है। कब तक? जब तक वो उसके साथ प्रेजेंट है। ठीक है, उससे अलग होने के बाद when this recessive allele get separate from dominant allele, अब इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकता है जब दूसरा भी अलील क्या आएगा? रेसेसिव आएगा। और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में है। इसीलिए हमने इसे कहा था लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट।
each and every type of gamete is totally 100% pure in terms of its allele content. कैरेक्टर चाहे कोई भी हो, हर कैरेक्टर के लिए इट्स गैमेट के अंदर जितने भी अलील प्रेजेंट है, यहाँ तो हम बस एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं इसलिए एक ही कैरेक्टर के अलील देखे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब एक साथ हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्टडी करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ अलील बढ़ेंगे। अगर 2 कैरेक्टर है तो यहाँ 2 अलील होंगे, 4 कैरेक्टर है तो 4 अलील एक साथ हम देखेंगे। लेकिन इस हर अलील के लिए वो गैमेट प्योर होगा, वहाँ पर वो अलील प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जिसका कैरेक्टर उसके साथ प्रेजेंट रहने वाले अलील चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, मे बी द टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट इज इंटरैक्टिंग विद डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के यहाँ पर वो डोमिनेंट अलील के साथ भी इंटरैक्ट हो रहा है, रेसेसिव अलील के साथ भी इंटरैक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, डोमिनेंट रेसेसिव के साथ इंटरैक्ट होगा, रेसेसिव डोमिनेंट के साथ इंटरैक्ट होगा, विदाउट लूजिंग देयर कैरेक्टर, विदाउट लूजिंग देयर इंटीग्रिटी। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि डोमिनेंट अलील रेसेसिव का एक्सप्रेशन सप्रेस तो कर रहा है लेकिन उसको इफेक्ट भी कर रहा है, तो यहाँ पर ये रीअपियर नहीं होता, यहाँ रेसेसिव अलील आता ही नहीं। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ gamete, which is based on the separation of allele from each other only at the time of gamete formation. तो यहाँ हमने 2 अलग अलग लॉ स्टडी किए हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो बेस्ड था F1 जनरेशन पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इट इज बेस्ड ऑन F1 एज वेल एज F2 जनरेशन। अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। क्या है वो हम आगे देखेंगे, क्यों नहीं कर सकते, उसके क्या एक्सेप्शंस है, नॉन मेंडेलियन या न्यू मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो भी है, वहाँ पे हमें ये सब देखना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली अप्लाई क्यों नहीं होता। बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली अप्लाइड मेंडेलियन लॉ। सेग्रीगेशन को यूनिवर्सली हर कैरेक्टर के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अप्लाइड यूनिवर्सली फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले वीडियो में या हमारा जो भी अगला लेक्चर होगा यहाँ पे हम स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडेल एट वन टाइम। एक साथ 2 अलग अलग कैरेक्टर को जिस तरह से मेंडेल ने स्टडी किया था, उनका इनहेरिटेंस स्टडी किया था, ये हमें अपने आने वाले वीडियो में स्टडी करना है। तब तक आप ये जो एंटायर सीरीज हमने देखी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन जेनेटिक्स, जहाँ से हमने ये जेनेटिक्स की स्टडी स्टार्ट की है, उस पहले लेक्चर से इस लेक्चर तक यानी अप टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे अच्छे तरह से रिवाइज कीजिए, अपने हर कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। क्योंकि जब तक ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, जो हमारा आने वाला पार्ट है डायहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड रेशो, उसे अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।